हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। आज मैं आपके सामने पॉलिटी का कुछ फैक्ट लेके आने वाला हूँ। पॉलिटी का फैक्ट ही नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट भी। जी हाँ, कुछ फैक्ट, कुछ कॉन्सेप्ट ये मैं आज आपको बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक हम लोग का सेशन आज का समाप्त होगा, तब तक पॉलिटी का बहुत सारा ज्ञान आपको आ जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाकी बात और मैं करता रहूंगा क्वेश्चन के दरमियान। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिया गया है। 3 कथन है, आपको बताना है कौन सा सही है। 3 ऑप्शन है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर पे जाता हूँ। तो देखिए, ये बहुदलीय निकाय था, ये सही है। ये वैक्स मताधिकार पर आधारित था, ये बिल्कुल गलत है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये भी गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जब संविधान सभा था, यहाँ पे राज्य की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया जाता था। जहां पे राज्य की विधानसभाओं का उपयोग किया जाएगा निर्वाचक मंडल के रूप में, इसका मतलब हो गया कि यह प्रत्यक्ष न होकर बल्कि अप्रत्यक्ष था। अभी आप देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन दोनों का अगर चुनाव को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आपने स्वयं कभी वोट किया है? नहीं किया है। प्रधानमंत्री के चुनाव में किया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है प्रत्यक्ष तरीके से। यहाँ पे संविधान सभा के गठन के समय क्या हुआ था कि राज्य के विधानसभाओं का उपयोग हुआ था निर्वाचक मंडल के रूप में, ना कि हर आदमी वोट दिए थे। इसीलिए यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम। ठीक है, आगे। इसका निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं था, बल्कि यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित था। इसीलिए दोनों कथन जो दिया गया है वो गलत है। कौन सा कथन? यह व्यस्त मताधिकार पर आधारित है, ये भी गलत होगा। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह भी गलत होगा। और संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे, ये सही होगा। इसका मतलब है यह बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधानों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? देखिए, पहले मैं बताया था कि पॉलिटी का बहुत सारा क्वेश्चन, सिर्फ अगर आईएएस को कुछ समय के लिए हटा दें, आईएएस में भी बात लागू होती है, लेकिन उसके अलावा तो आप कोई भी एग्जाम दे दो, उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम पॉलिटी का क्वेश्चन आपको फैक्चुअल रहता है। कुछ मेन में आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, शेड्यूल आपको ध्यान रखना है, पाठ भाग आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट संविधान संशोधन, उससे बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब निकल जाता है। ये भी कुछ उसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों को छोड़ के अन्य राज्यों के जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? हमें अनुसूची पे भी ध्यान रखना होगा। जितने भी 12 अनुसूची है उनको ध्यान रखना होगा किस अनुसूची में क्या है। बिल्कुल उसको आपको जवान पे होना चाहिए, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये सही जवाब है अनुसूची 5। देखिए, अनुसूची 5 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के जनजातीय संबंधी प्रशासन का वर्णन किया गया है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में इन चारों राज्यों का वर्णन किया गया है। कभी कभी अनुसूची 6 से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है। यहाँ पे मेघालय के जगह पे हो सकता है आपको मणिपुर दे देगा, फिर ये दे देगा कि किसका वर्णन अनुसूची 6 में नहीं है, तब आपको मणिपुर लगाना होगा। ये 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसका जो प्रशासन संबंधी उल्लेख है ये अनुसूची 6 में दिया गया है। इसके अलावा जितने राज्य वहां के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधानों का वर्णन अनुसूची 5 में किया गया। ठीक है, और अनुसूची 7 आप लोग सब जानते हैं कि संघ एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण इसमें है। इसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों को बताया गया है कि कौन सा शक्ति राज्य के पास, कौन सा शक्ति केंद्र के पास है, जिसे संघ कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। संघ राज्य संबंध विषय संविधान के किस भाग में वर्णित है? संघ राज्य संबंध, ये भी सिर्फ आर्टिकल बेस क्वेश्चन है। आर्टिकल देखिए, याद रहेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कौन सा भाग है? ये भाग हो जाएगा आपका भाग 11। जैसा मैंने बताया कि आपको देखिए एग्जाम में कम से कम 100 से 125 आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल आपको मिनिमम याद रखना होगा। अगर 150 आर्टिकल तक याद रख लेते हैं बीच बीच का जो इंपॉर्टेंट है, तो सोचिए एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन उससे आ जाएगा। जितने भी भाग है वो तो सब याद रखना चाहिए। 22 भाग में किस चीज के बारे में बताया गया है। जितने आपको अभी 25 हो गया है,
उसको कितना बताया गया, अनुसूची 12 अनुसूची अभी है, किस अनुसूची में क्या बताया गया है, आपको ये सब बिल्कुल याद रखना। देखिए भाग अनुसूची तो हर भाग में क्या लिखा गया, हर अनुसूची में क्या लिखा गया, ये आपको जबान से होना चाहिए। अनुच्छेद जितने हैं सारा अनुच्छेद याद रखना मुश्किल है, कम से कम आपको 125 मुख्य मुख्य अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। संविधान संशोधन, मुख्य मुख्य संविधान संशोधन भी आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। ये हो जाएगा भाग 11। अब हम लोग देखते हैं कि भाग 17 और भाग 15 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए भाग 15 में इलेक्शन निर्वाचन संबंधी प्रावधान को बताया गया है और भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री का पदभार किसने संभाला था। जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद हमारे देश के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे। आंसर हो जाएगा आपका राजकुमारी अमृत कौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये महिला थी, इसलिए जब मैं बताया कि जहां भी महिला होगी उनको आपको ज्यादा एग्जाम में आने का संभावना है, उस क्वेश्चन को आप लोग ज्यादा याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग और इस पे चर्चा करते हैं। देखिए सरदार वल्लभ बलदेव सिंह जो वो रक्षा मंत्री थे और सी एच भाभा को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो प्रारूप समिति था उसमें कितने सदस्य थे और इसमें आपका जवाब हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए संविधान की प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष, सदस्यों में कौन कौन थे, अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, टी कृष्णमाचारी और एन माधव राव शामिल थे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है संविधान जो संविधान का प्रारूप समिति, बहुत सारी समिति बनी थी। समिति क्यों बनी थी, मैंने पिछले बार भी आपको बताया था पिछले सेशन में कि अपने कामों में मदद के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। इसी में से एक समिति थी प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। इसमें ये 7 सदस्य, देखिए शुरुआत में ये 7 सदस्य नहीं थे। शुरुआत में टी कृष्णाचारी की जगह पे खेतान थे और एन माधव राव की जगह पे मित्र थे। एक मित्र और खेतान नामक व्यक्ति थे, ये उन दोनों के जगह पे थे। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये सातों सदस्य में कौन सा सदस्य वास्तविक सदस्य नहीं थे जब प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो आपको बताना होगा कि टी कृष्णाचारी और एन माधव राव इनके शुरुआती सदस्य में शामिल नहीं थे। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 3 ऑप्शन है, क्योंकि 2 तो कॉमन है। आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। देखिए आप लोगों में से अगर आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो प्रस्तावना में क्या होता है, शुरुआत लिख में होता है हम भारत के लोग, याद होगा हम भारत के लोग, भारत को एक, और लास्ट में होता है आज दिनांक 20 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। ये वहां पे लिखा गया है, हमारे प्रस्तावना में भी लिखा गया है। क्यों, सिंपल है, उस दिन हम उसको एक्सेप्ट किए थे। तो इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हम मनाते हैं किस दिवस के रूप में, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। एक दो फैक्ट है इसके बारे में वो भी जान लीजिए कि इस दिन तृतीय वाचन के बाद 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, और अध्यक्ष समेत 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान में उद्देशिका की संकल्पना किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, उद्देशिका संकल्पना किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो ये ग्रहण किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्देशिका प्रियम्बल लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से आप लोग सब जानते हैं नीति निर्देशक तत्व को लिया गया। जर्मनी से संविधान आपात उपबंध को लिया गया, जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से हम लोगों ने क्या लिया, आपात उपबंध को लिया। इसमें भी आप लोग हमारा संविधान, देखिए शुरुआत में जब हम लोग आजाद हुए थे तो हम लोग क्या किए थे, संविधान बनाते समय क्या किया गया था कि जितने भी दूसरे संविधान में अच्छी अच्छी बातें हैं हम लोगों ने अलग अलग संविधान से एकत्रित किया और हमारे संविधान में उसको रख लिया। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखना होगा किस संविधान से कौन सा चीज लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, जितने भी फैक्ट है उसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा।
यज्ञ विद्या को आप लोग यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर कीजिए। देखिए जितना बच्चा देखेगा उतना आपको भी फ़ायदा होगा। आपको इसलिए फ़ायदा होगा कि उससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा, हम लोग आप लोग के लिए नया-नया सेगमेंट लेके आएँगे। तो ज़्यादातर बच्चे को आप लोग शेयर कीजिए। यज्ञ विद्या ऐप को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और हर रात को 10 बजे नया क्वेश्चन आपके ऐप पे आ जाता है। हर रात को 10 बजे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो बच्चे आज जुड़े उसको मैं बता दूँ कि 5 अगस्त से ये हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया था। जो बच्चे आज पूरा टेस्ट देना चाहते हैं वो बिना किसी शुल्क के बस डाउनलोड कीजिए यज्ञ विद्या ऐप को, सारा टेस्ट देना शुरू कीजिए। 5 मिनट लगता है टेस्ट देने में। 25 क्वेश्चन रहता है, फायदा आपका है, कहीं से नुकसान है नहीं। ये 5 या 10 मिनट आप कभी भी निकाल सकते हैं, चाय पीते हुए निकाल सकते हैं, कभी मन नहीं लग रहा है तब निकाल सकते हैं, सोने गए बिछावन पे निकाल सकते हैं। मैं बार-बार आप लोग को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद आप लोग अभी उतने सीरियस नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप लोग को ये पता चलेगा जब एग्जाम का पेपर आएगा। अभी अगर आप लोग हर दिन एग्जाम देते तो एग्जाम में जो एक डर लगा रहता है क्वेश्चन का वो डर समाप्त हो जाएगा। तो एक बार कोशिश कीजिए, मेरे बातों पर विश्वास कीजिए और हर दिन टेस्ट देना शुरू कीजिए। टेस्ट दीजिए, अगला दिन हम लोग एक्सप्लेनेशन लेके आते हैं, उसको देखिए, उससे फायदा उठाइए, ठीक है? कोई भी कंफ्यूजन हो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे आपके सुझाव, आपकी शिकायत, हर चीज को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। प्लीज अपने सुझाव दीजिए, अपनी शिकायत दीजिए। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हर चीज बताइए। क्या चाहते हैं एक विद्या से वो भी खुल के बताइए। हम लोग कोशिश करेंगे हर चीज आप लोग का जो आप लोग का डिमांड है स्टडी से रिलेटेड उसको पूरा करने का। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने कहा? ये आप लोग जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, प्लस कॉमन भी है और साथ ही साथ बहुत बार आता भी है हर एग्जाम में। कभी एसएससी में आता है, कभी आपको पीसीएस में आता है, कभी आईएएस में आता है। हर एग्जाम में ये घूम फिर के आ जाता है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, यह किसने कहा? तो यह बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर अभी हम लोग ने चर्चा किया था, उसी से रिलेटेड कुछ बात है कि 29 अगस्त 1947 अभी जो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। अभी हम लोग ने प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम देखा था। तो इसी समय उनका कहना था, बी आर अम्बेडकर जी का कहना था कि ये जो संविधान है यह एक पवित्र दस्तावेज है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 1, 2, 3 देखिए 3 अनुच्छेद पहला, दूसरा, तीसरा इसलिए दिया गया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 1, 2, 3 आदमी कंफ्यूज रहता है। बच्चे कंफ्यूजन सिर्फ 1, 2, 3 में रहता है। अगर मैं यहाँ पे आपको 40 नंबर दे दूं, आर्टिकल 40 समझ जाएंगे ये क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं। ये शुरुआत का जो आर्टिकल है उसी में ये क्वेश्चन का जवाब छिपा हुआ है और हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा या कोई और। तो हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। इसका आंसर है अनुच्छेद 3। देखिए अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 3 के तहत कुछ-कुछ बातें उसको मैं गोला कर रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिए। नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 में है, नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। ये बताया गया आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 के तहत है। अनुच्छेद 2 के तहत क्या है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। आर्टिकल 2। ये तीनों आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 2 में दोबारा मैं बोलता हूं, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई। ठीक है, जैसे अभी कुछ साल पहले तेलंगाना का गठन हुआ था, ये अनुच्छेद 2 के तहत किया गया। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्रों, सीमाओं, नाम में परिवर्तन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में कौन सी समानता मौलिक अधिकार में निहित नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, कौन सा इसमें नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता। देखिए संविधान में कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है 1, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक, उसके बाद है धर्म को लेकर स्वतंत्रता, ये 4 हो गया। 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार दिया गया है नागरिकों को। कुछ अधिकार विदेशी नागरिकों को भी दिया गया, लेकिन ये 6 अधिकार दिया गया। इसमें कहीं भी आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। आर्थिक समानता की बात मौलिक अधिकार में नहीं कहा गया है, इसीलिए ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत निहित नहीं होगा।
पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा के आर्टिकल 301 जिसे 300 भी कहा जाता है। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 में है, और 16 में क्या है? अवसर की समानता, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित? ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। बहुत सारा अनुच्छेद, शुरुआत में देखिए जितना अनुच्छेद है, खासकर मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति नेतृत्व, यहाँ तक तो एक से लेकर लास्ट तक आपको बिल्कुल एकदम मुद्दवानी याद होना चाहिए किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। हमेशा इसमें इस आर्टिकल से क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए शुरुआत का 50-60 आर्टिकल तो बिल्कुल मुद्दवानी याद होना चाहिए। मैं कहूंगा आगे राष्ट्रपति तक आप चले जाए, वहां तक तो बिल्कुल मुद्दवानी याद आना चाहिए। सच में जैसे इम्पीचमेंट दिया गया है, यहाँ तक आपको बिल्कुल मुद्दवानी शुरू से लेकर लास्ट तक। इसको याद करने का तरीका क्या है? बिल्कुल एक कागज लीजिए, कागज में लिख लीजिए, और जब मन हो 5-10 मिनट का जब भी ब्रेक हो, जैसे मैंने बताया कि अभी आपको आंसर, क्वेश्चन आंसर जो ऐप पे आता है या मीडिया पे, वो कैसे देना है मैंने भी आपको बताया। जब भी आपको 5 मिनट समय मिल जाता है, चाय पी रहे हैं, एक हाथ से चाय पी रहे, एक हाथ से आप आंसर दे रहे हैं, बस 5 मिनट में कर लेना है। सेम इसी तरह से जो जो इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको इस कागज में, अलग अलग कागज में नोट करना शुरू कीजिए। जब कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कभी मेट्रो में जा रहे हैं, अगर दिल्ली में आप लोग ऐसे मेट्रो में जा रहे हैं, तो मेट्रो में जाते हुए आप लोग के पास काफी समय रहता है, उस समय देख सकते हैं। कोई बिहार में अभी है, वहां पे जब 5-10 मिनट का फुर्सत मिलता है, सुबह उठ के, शाम को सोते, रात को सोने से पहले, उस समय देख के सोया जा सकता है। तो ये 5-10 मिनट अगर आप दिन में 2-4-5 चीज के लिए निकालते तो देखते देखते बहुत सारा चीज जो है उसको याद हो जाएगा। ये मैं सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं कर रहा, ज्योग्राफी की बात भी इसी तरह से ज्योग्राफी में ही किया जा सकता है। जहां जहां आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी में एग्जाम का पैटर्न किस तरह से, उस तरह का चीज आप ज्योग्राफी में का भी एक कागज पे नोट करके उसको एक हर रात सोने से पहले 5-10 मिनट याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत। अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 बहुत ज्यादा फेमस है और हमेशा हर दूसरे दूसरे तीसरे दिन इसका चर्चा रहता है। अनुच्छेद 19 जो ये मीडिया को अधिकार दिया गया, ये भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि मीडिया को जो अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, क्योंकि डायरेक्ट कहीं लिखा गया नहीं, लेकिन वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित होता है अनुच्छेद 19, और मीडिया का अधिकार भी है वो भी इसी से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका की पृथककरण किससे संबंधित है? ये संबंधित है अनुच्छेद 50 से। राज्य के नीति तत्व है, और ये अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन किया गया है कि भारत का न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। जबकि 7वीं अनुसूची में, अभी मैंने बताया है, 7वीं अनुसूची में संघ राज्यों के मत विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है 3 अनुसूचियों के माध्यम से। अनुच्छेद 43 वर्णित करता है 43 किससे रिलेटेड है? 43 रिलेटेड है निर्वाह योग्य मजदूरी और शिष्ट जीवन से। अनुच्छेद 43 रिलेटेड है। और वन एवं वन जीवों की रक्षा ये संबंधित है 48 ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में सेम वही चीज है, आप लोग दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से कौन सा संबंधित है? ये 42वां है, बहुत फेमस है 42वां संविधान संशोधन। आप लोग बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A एवं अनुच्छेद 41A जोड़ा गया था। और ये किसकी सिफारिश पे आया था ये भी पूछता है एग्जाम में, स्वर्ण सिंह समिति। ये स्वर्ण सिंह समिति, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे प्रीवियस ईयर का, चाहे आप स्टेट सर्विस का उठाएं या एसएससी का या किसी दूसरे एग्जाम का, आप देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आया है। किस समिति की सिफारिश पे अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है? बहुत बार आता है क्वेश्चन। या तो 51A दे देगा, ये मूल कर्तव्य दे देगा, ध्यान रखिएगा, कुछ भी दे सकता है, वो तैयार करना होगा। इसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया। 10 है, लेकिन अभी कितना है, एक बाद में जोड़ा गया, अभी 11 हो गया। शुरुआत में 10 मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में भाग 4A के अंतर्गत जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान जोड़ा गया है। अनुच्छेद
10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या न्यूनतम 30 सुनिश्चित किया गया है। तो इस तरह आप बहुत सारे संविधान संशोधन को भी देखना होगा आपको बीच बीच में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? देखिए, महाभियोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इस तरह का सवाल बहुत बार आया है। पुनर्निर्वाचन कम आया है। हो सकता है अब जो 1-2 साल क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं पुनर्निर्वाचन से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जो है पुनर्निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जितना भी अनुच्छेद है सबको आपको ध्यान होना चाहिए। मैं पहले ही बताया कि शुरू से लेकर राष्ट्रपति तक सब कुछ एकदम जबान पे होना चाहिए। खासकर हम लोग उस एरिया पे ज्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम में कम आया है, जैसे पुनर्निर्वाचन। इससे संबंधित अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कम पूछा गया, इसको भी इस बार पढ़ के जाना है। तो ये संबंधित है अनुच्छेद 57 से। 57 अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता को निर्धारित करता है। पात्रता का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति कौन होगा, क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये अनुच्छेद 57 में दिया गया है। पुनर्निर्वाचन पुनर्निर्वाचन के लिए क्या पात्रता होगा, ये दिया गया है अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका बताया गया अनुच्छेद 52 में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। मैंने बताया कि अभी इस तरह का सवाल जो 54 है ये बहुत सारे बच्चे लगभग जानते हैं और पूछा भी जाता है। अनुच्छेद 61 ये बहुत बार पूछा जाता है महाभियोग से रिलेटेड, राष्ट्रपति के महाभियोग से रिलेटेड अनुच्छेद 61। लेकिन पुनर्निर्वाचन जो कि अनुच्छेद 57 से रिलेटेड है, इस तरह ये सवाल बहुत कम आया है, इसलिए इस तरह के सवाल को भी आपको पढ़ के जाना है। राष्ट्र निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर, कुछ आपको दिया गया है संवैधानिक पोस्ट है, उसमें से आपको बताना है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से भी, क्योंकि सारे संवैधानिक पोस्ट जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षा और अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, ये आर्टिकल के साथ आपको याद करना है। भारत के उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है कहां पर, तो ये देखिए उपराष्ट्रपति से रिलेटेड मैक्सिमम चीज राज्यसभा द्वारा ही किया जाता है। ये भी जो है पदच्युत मतलब पद से हटाने संबंधी जो प्रक्रिया है प्रस्ताव, वो कहाँ शुरू किया जाता है, ये किया जाता है केवल राज्यसभा से। ठीक है। अनुच्छेद 67 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और लोकसभा ने अपनी सहमति जता दी है। यह अनुच्छेद 67 में है। इस आधार पे उपराष्ट्रपति को से रिलेटेड प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है। मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि यज्ञ विद्या को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक दूसरे अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जितना भी हमारा सेगमेंट होगा क्वेश्चन आंसर ही नहीं, हम लोग नया नया सेशन लाने वाले हैं। आप लोग देखिए भी प्रीवियस में भी बहुत सारे सेशन लाए हैं, जहाँ पे आपको डाउट है उस तरह का सेशन हम लोग काफी बीच बीच में लाते रहते हैं। आप लोग यज्ञ मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जब जिससे कि जब जब हमारा नया नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत पता चलते जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आज रात से जो टेस्ट होगा आपका, उसमें 5 ऑप्शन नहीं होगा बल्कि उसमें होगा 4 ऑप्शन, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन जैसे बीपीएससी में भी पहले 5 होता था, अभी क्लियर अभी तक नहीं हो पाया कि 5 होगा 4 होगा। 5 से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिस किया, 5 अगस्त से लेकर अभी तक, आज 23 अगस्त है, 18 पेपर हो चुका है, ये 5 ऑप्शन पे हुआ है। तब हम लोग 4 ऑप्शन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे अगर 4 ऑप्शन का भी सवाल आपके पास आ जाए वो भी आप सही करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, हम अगले सवाल पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? देखिए, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन एक बार हामिद अंसारी से संबंधित पूछा भी गया है, उनका क्या क्रम है। क्वेश्चन जो है ये राष्ट्रपति का क्रम, उपराष्ट्रपति का क्रम, कौन सा लोकसभा हम लोग अभी कौन सा लोकसभा अभी है, उस तरह का चीजें हमेशा पूछा जाता है। इस तरह की चीज को कभी आप दिमाग से मत हटाइए, क्रम आपको हमेशा याद रखना होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, बिल्कुल इसको आपको ध्यान रख के एग्जाम में जाना होगा। तो ये हो जाएगा 14वां। ठीक है, 12वां है
जैसा मैंने अभी बताया कि हामिद अंसारी, इससे सब क्वेश्चन भी था, और 13वां वेंकैया नायडू है। और जगदीप धनखड़ जो अभी भारत के उपराष्ट्रपति है, उनका व्यक्ति के अनुसार क्रमांक है 14वां, व्यक्ति के अनुसार ध्यान रखिएगा, पर्सन एज ए पर्सन 14वें उपराष्ट्रपति। उप प्रधानमंत्री का पद सृजन, ये उप प्रधानमंत्री का पद क्या है, वो कैसे उसका सृजन हुआ है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। तो मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है उप प्रधानमंत्री का सृजन। अभी भारत के उप प्रधानमंत्री कौन है? कोई नहीं। अभी अगर भारत के उप प्रधानमंत्री कोई नहीं है, इसका मतलब अगर संवैधानिक पोस्ट होता तो कुछ समय के लिए तो चलो वो खाली रहता है, उसकी जगह पे कार्यवाहक कोई रहता है। लेकिन अगर कोई संवैधानिक पोस्ट है तो कोई ना कोई तो उसका होगा ही। कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें अगर आपको पता भी ना हो, याद नहीं है, या कभी आपने पढ़ा भी नहीं है, तो जनरल अवेयरनेस के आधार पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब अभी उप प्रधानमंत्री कोई नहीं है, काफी सालों से कोई नहीं है, इसका मतलब हो गया कि उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है। और अगर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भी होता, इसका मतलब कि 42वें संविधान संशोधन से पहले नहीं होता, लेकिन उसके बाद हमेशा होता, वो भी नहीं है। इसका मतलब हो गया कि संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। हमारे संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री का चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का पोस्ट संविधान से हटकर क्रिएट किया गया है। होता क्या है, बहुत बार क्या होता है, आप देखेंगे कि जब दो पर्सन, जैसे एक प्रधानमंत्री है, एक दूसरा उनके पैरेलल में है, दो जब लगभग एक ही जैसे कद्दावर नेता होते हैं, जनता के बीच उनका लोकप्रियता बहुत ज्यादा होता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगता है कि दोनों आदमी को प्रधानमंत्री से नजदीक होना चाहिए, तो उप प्रधानमंत्री पोस्ट का क्रिएशन किया जाता है। जैसे अगर भारत में एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, तो हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। आपको अगर लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ध्यान होगा कि उस समय जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय भी एक चर्चा चल रही थी कि प्रधानमंत्री कौन होंगे, नेहरू जी होंगे या वल्लभ भाई पटेल होंगे। लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इसलिए उस समय उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, जिससे कि उनको एक उनके महत्वाकांक्षा को ठेस भी न पहुंचे, प्लस वो अपना योगदान देश के सशक्तिकरण में कर भी सके। और आपको पता हो कि वल्लभ भाई पटेल का कितना योगदान है भारत को एकीकृत करने में। इसी तरह से उप प्रधानमंत्री बीच बीच में बनते रहते हैं। अभी सबसे लास्ट में जहां तक मुझे ध्यान है, लाल कृष्ण आडवाणी से उप प्रधानमंत्री, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, बीच बीच में और भी उप प्रधानमंत्री होते रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? कुछ फिर मैं बताऊंगा, कुछ यहाँ पे संवैधानिक पोस्ट दिया गया है, आपको बताना है कि किसे किसे संबोधित करने का अधिकार दिया गया है संसद को। तो संसद को संबोधित करने का अधिकार इनमें से जो आपको ऑप्शन है, वो सिर्फ भारत के महान्यायवादी को दिया गया है। तो उनको भी ध्यान रखिए, उनको भी संबोधित करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। अनुच्छेद 88 स्पष्ट करता है कि भारत के महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वो किसी भी सदन में या संयुक्त बैठक में बोल सकता है, लेकिन वो अपना मत नहीं दे सकता। संयुक्त अधिवेशन, आपको पता होगा जब कोई अधिवेशन होता है, वोट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि महान्यायवादी आके पक्ष या विपक्ष में अपना वोट दे सकता है, बिल्कुल नहीं, वो अपना राय रख सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं दिया गया है। भारत की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? देखिए, भारत में हायरार्की एक दिया गया है, संवैधानिक पोस्ट पे एक हायरार्की दिया गया है कि कौन ऊपर होगा, किसका पोस्ट ऊपर माना जाएगा, किसका नीचे माना जाएगा। उस आधार पे मुख्य न्यायाधीश ऊपर कौन आता है? मुख्य न्यायाधीश ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया, उसके आधार पर सिर्फ राष्ट्रपति जो ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश, इनका पद पैरेलल चलता है। मुख्य न्यायाधीश से ऊपर कौन कौन आते हैं, भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे ऊपर आते हैं राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है, हमेशा आने का चांसेस इस तरह के क्वेश्चन का है। सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, उसके बाद है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर है प्रधानमंत्री, फिर है राज्यों के राज्यपाल, मतलब अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, फिर है भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर है उप प्रधानमंत्री। जबकि मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समता, मतलब ये सब इनसे ऊपर है मुख्य न्यायाधीश के। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन समकक्ष है, तो समकक्ष होगा लोकसभा का अध्यक्ष। आप हायरार्की, पिछले सेशन में मैंने पॉलिटी का बताया था कि हायरार्की से रिलेटेड क्वेश्चन को आने का चांसेज है। आप लोग हमेशा हायरार्की से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने सीटें आरक्षित है? देखिए, सीट 20 सीट आरक्षित है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हमारे संविधान में।
टोटल अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि अधिकतम 500 सीट, 30 सीट जो है राज्यों के लिए और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्वाचन वहां से हो सकता है। 530 और 20। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? ये होता है 1/10। मतलब 1/10 होगा तब जाकर कोरम, जिसको कि जनपूर्ति भी कहते हैं, वो पूरा होगा। ये अनुच्छेद 130 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। देखिए, जहां जहां आज के जो मैं बता रहा हूँ, आज का जो हमारा सेशन है, यहाँ पे जो जो आर्टिकल आपको आया है, सोच लीजिए वो आर्टिकल आपको याद करना है। पॉलिटी का जितना भी हम लोग अभी से लेके लगातार ये टेस्ट तो हमेशा चलता रहेगा, सालों भर चलेगा। हर किसी दिन भी सिर्फ जैसे 15 अगस्त कोई टेस्ट नहीं हुआ था, साल में शायद 2-4 दिन ऐसा होगा कि जब टेस्ट नहीं आप लोग को होगा, नहीं तो हर दिन टेस्ट होगा। कोई भी एग्जाम दे आप लोग को हमेशा इसके लिए तैयार होना होगा कि हर दिन एक नया क्वेश्चन आपके सामने होगा। मैं तो आप लोग से अपील करता हूँ कि हर दिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और टेस्ट दें। और पॉलिटी के लिए जितना टेस्ट लिया जाता है उसमें जो जो आर्टिकल आता है उसको एक कागज में नोट करते जाए। नोट करने से क्या होगा, जैसे आर्टिकल 103 है, 103 राज्यसभा का कोरम के बारे में बताया गया है और ये कितना होता है? 1/10 होता है। और विपक्षी दल को मानता है तो भी 1/10 सदस्य होना जरूरी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक ये किस संविधान के किस आर्टिकल में? यह है 110 में। 110 में धन विधेयक है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया पर बल दिया गया है। 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया पे बल। और अनुच्छेद 111 विधेयकों की अनुमति से संबंधित है। 11 हो जाएगा विधेयकों की अनुमति से, 110 हो जाएगा धन विधेयक को परिभाषित किया गया, अनुच्छेद 109 हो जाएगा धन विधेयक संबंध में विशेष प्रक्रिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति हमेशा करते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। आज ये था हमारा सेशन पॉलिटी पे। पॉलिटी में आज हम लोगों ने सिर्फ 25 क्वेश्चन ही नहीं किया है, बल्कि बहुत सारे फैक्ट को भी आपके सामने मैंने लाया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप लोग यज्ञ विद्या से जुड़े रहें और ज्यादा बच्चे को अपने में जोड़े। आप लोग जितना जुड़ेंगे उतना हमारी टीम का, यज्ञ विद्या की टीम का मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये विद्या ऐप को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक, हम लोग बहुत जल्द नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक आप लोग बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ये विद्या। बाय बाय।